नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 10 नवंबर, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार के स्कूलों में खुलेगा अब डाक घर केंद्र। छात्रों को डाक विभाग की योजनाओं की जानकारी देना है उद्देश्य। प्रतियोगिताओं के माध्यम से बढ़ेगी बच्चों में बचत की आदत। 2025 के बिहार चुनाव में महिला उम्मीदवारों की संख्या रही कम। 2020 के मुकाबले 1.25% की आई कमी। जनसुराज ने उतारे सबसे अधिक महिला उम्मीदवार। पटना एयरपोर्ट पर 15 नवंबर तक शुरू होगा दूसरा एरो ब्रिज। डीजीसीए की अनुमति के बाद होगा चालू। शेष 3 एरो ब्रिज को 31 दिसंबर तक शुरू करने का है लक्ष्य। सोनपुर मेले के उद्घाटन पर स्थानीय लोगों ने उठाए सवाल। राज्यपाल या मुख्यमंत्री के हाथों उद्घाटन चाहते थे लोग। सारण प्रमंडल के आयुक्त ने किया है शुभारंभ। रेलवे ने बिहार के लिए की 3 स्पेशल ट्रेनों की घोषणा। 10 और 11 नवंबर को निर्धारित तिथियों पर चलेंगी ये ट्रेनें। यात्रियों की सुविधा के लिए लिया गया ये फैसला। कैसे जाने कहां हुआ है आपके पैन का इस्तेमाल। गलत इस्तेमाल रोकने के लिए हिस्ट्री जांचना है जरूरी। क्रेडिट ब्यूरो वेबसाइट्स पर देख सकते हैं सभी लोन से जुड़ी जानकारी। धोनी का फैन को ऑटोग्राफ देते हुए वीडियो हुआ वायरल। 24 घंटे में मिले 2 लाख से ज्यादा लाइक्स। सीएसके के सीईओ ने की धोनी के आईपीएल 2026 में भी खेलने की पुष्टि। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ओएनजीसी में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती की बढ़ी अंतिम तारीख। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 17 नवंबर 2025 कर दी है। कुल 2623 पदों पर भर्ती होगी और आवेदन प्रक्रिया 16 अक्टूबर 2025 से शुरू हुई थी। उम्मीदवारों के लिए योग्यता 10वीं आईटीआई या ग्रेजुएशन निर्धारित है और आयु सीमा 18 से 24 वर्ष रखी गई है, जबकि आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु में छूट मिलेगी। चयनित उम्मीदवारों को 8,200 से 12,300 तक स्टाइपेंड दिया जाएगा और आवेदन ONGCindia.com पर ऑनलाइन किया जा सकता है, जहां रजिस्ट्रेशन और फॉर्म भरने की प्रक्रिया दी गई है। दूसरे चरण के लिए थमा चुनाव प्रचार। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार बीते दिन रविवार शाम 6 बजे समाप्त हो गया। अब 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें 101 सामान्य, 19 एससी और 2 एसटी सीटें शामिल हैं। कुल 3.70 करोड़ मतदाता 45,399 बूथों पर वोट डालेंगे, जिनमें 595 महिला, 91 दिव्यांगजन और 316 मॉडल बूथ है। चैनपुर, सासाराम और गयाजी शहर में सबसे ज्यादा 22 उम्मीदवार है, जबकि लौरिया, चनपटिया, रक्सौल, सुगौली, त्रिवेणीगंज और बनमनखी में केवल 5-5 प्रत्याशी है। सभी बूथों पर वेबकास्टिंग से सख्त निगरानी रखी जाएगी ताकि निष्पक्ष मतदान हो। बिहार के स्कूलों में खुलेगा अब डाकघर केंद्र। बिहार सर्किल डाक विभाग राज्य भर के स्कूलों और कॉलेजों में डाकघर खोलने की पहल कर रहा है ताकि छात्र छात्राएं डाकघर की कार्यप्रणाली से जुड़ सके। पहले चरण में आईआईटी पटना, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और डॉन बॉस्को एकेडमी में डाकघर स्थापित किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को डाक विभाग की योजनाओं, डाक टिकट संग्रह, डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा, कन्या समृद्धि योजना और बचत योजनाओं की जानकारी देना है। इसके साथ ही प्रतियोगिताओं और गतिविधियों के माध्यम से छात्रों में बचत की आदत और डाक सेवाओं की प्रति रुचि बढ़ाई जाएगी। पटना एयरपोर्ट पर 15 नवंबर तक शुरू होगा दूसरा एरो ब्रिज। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 15 नवंबर तक दूसरा एरो ब्रिज शुरू हो जाएगा, जिससे 2 एरो ब्रिज कार्यरत होंगे। एयरपोर्ट निदेशक चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने बीते दिन बताया कि डीजीसीए की अनुमति के बाद इसे चालू किया जाएगा। तीसरे एरो ब्रिज का एप्रन तैयार है और शेष 3 एरो ब्रिज 31 दिसंबर तक शुरू करने का लक्ष्य है। मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया था, जिसमें 5 एरो ब्रिज, 54 चेक इन काउंटर और अन्य आधुनिक सुविधाएं हैं। सभी एरो ब्रिज चालू होने से यात्रियों को खासकर पीक समय में अधिक सुविधाएं मिलेंगी। रेलवे ने बिहार के लिए की 3 स्पेशल ट्रेनों की घोषणा। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे ने 3 अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की और इनमें हावड़ा रक्सौल 03039, 03040, सियालदह जयनगर 03189, 03190 और आसनसोल गयाजी 03515, 03516 के बीच ट्रेनें चलाई जाएंगी।
ये ट्रेनें 10 और 11 नवंबर यानी कि आज और कल निर्धारित तिथियों पर चलेंगी। सभी ट्रेनें दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर और जसीडीह जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया गया है ताकि त्योहारों के दौरान बढ़ी हुई भीड़ को संभाला जा सके। बिहार में डाक विभाग ने शुरू की ऑनलाइन पार्सल की सुविधा। डाक विभाग ने बिहार में क्लिक एंड बुक डिजिटल सेवा शुरू की है, जिससे अब लोग घर बैठे स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पार्सल या पार्सल बुक कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट की वेबसाइट या सेल्फ सर्विस पोर्टल पर लॉगिन कर पता व पार्सल विवरण भरकर QR कोड से पेमेंट करना होगा, जिसमें बुकिंग के बाद डाकिया घर आकर पार्सल ले जाएगा। वजन अधिक होने पर SMS लिंक से भुगतान किया जा सकता है। यह सेवा फिलहाल बिहार के सभी 38 जिलों में शुरू हो चुकी है। इससे ग्राहकों को तेज पारदर्शी सेवा मिलेगी और डाक कर्मियों का काम भी आसान होगा। सोनपुर मेले के उद्घाटन पर स्थानीय लोगों ने उठाए सवाल। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला, जो आस्था, अध्यात्म और व्यापार का संगम माना जाता है, इस बार अपने उद्घाटन को लेकर चर्चा में है। लोगों का कहना है कि यदि इसका उद्घाटन राज्यपाल या मुख्यमंत्री करते तो मेले की गरिमा और बढ़ती। इस बार बता दें कि बीते दिन सारण प्रमंडल के आयुक्त द्वारा उद्घाटन किए जाने से आमजन निराश है। सोनपुर मेला केवल बिहार ही नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान है। गंगा गंडकी संगम स्थल पर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर के कारण ये क्षेत्र महाकुंभ समान धार्मिक महत्व रखता है। स्वच्छता अभियान से सरकार ने कमाए 800 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार के स्वच्छता अभियान के तहत 2 से 31 अक्टूबर तक कबाड़ और ई कचरे की बिक्री से लगभग 800 करोड़ रुपए की कमाई हुई है और 232 लाख वर्ग फीट ऑफिस स्पेस खाली हुआ है। इस अभियान में 84 मंत्रालयों और विभागों ने भाग लिया, जिसमें 11.58 लाख ऑफिस साइट्स को कवर किया गया। 2021 से अब तक सरकार कुल 4100 करोड़ रुपए कमा चुकी है और लाखों फाइलें हटाई गई हैं। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा संचालित यह अभियान प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता और सुशासन के आह्वान से प्रेरित होकर प्रशासनिक दक्षता की दिशा में अहम कदम साबित हो रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने बीते दिन पटना में विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया तथा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर 65.08% मतदान हुआ, जो 2020 के मुकाबले 7.79% अधिक है। महिलाओं, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मतदान शांतिपूर्ण रहा और सभी EVM, वीवीपैट कड़े सुरक्षा घेरे में स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखे गए हैं। उम्मीदवारों को निगरानी हेतु एजेंट तैनात करने और CCTV के माध्यम से व्यवस्था देखने की अनुमति दी गई है। 20 सीटों के 4109 बूथ संवेदनशील हुए घोषित। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा, जिनमें 4109 संवेदनशील है। इन बूथों पर मतदान का समय शाम 4 या 5 बजे तक ही सीमित रहेगा, जबकि शेष बूथों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। कुल 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें 1165 पुरुष, 136 महिलाएं, 1/3 जेंडर शामिल है। कुल मतदाता 3.70 करोड़ है। 1.95 करोड़ पुरुष, 1.74 करोड़ महिलाएं और 943 थर्ड जेंडर। सबसे अधिक मतदाता 41 से 60 वर्ष आयु वर्ग के हैं, जो कि 1.25 करोड़ तक है। सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र भागलपुर और सबसे बड़ा चैनपुर है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी सच्चिदानंद सिन्हा की। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात करेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की, जिन्होंने भारत के प्रसिद्ध सांसद रहे, शिक्षाविद, अधिवक्ता और पत्रकार भी थे। वे भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे और बिहार को बंगाल से अलग कर स्वतंत्र राज्य बनाने में उनका प्रमुख योगदान था। 1910 के चुनाव में 4 महाराजाओं को हराकर वे केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य बने। वे पहले भारतीय थे जिन्हें किसी प्रांत का राज्यपाल और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ। उन्होंने 1893 में इंग्लैंड से लौटते समय ही कहा था कि अब बिहार नाम का प्रांत नहीं है, लेकिन जल्द ही होगा, और यह सपना साकार भी हुआ। 2025 के बिहार चुनाव में महिला उम्मीदवारों की संख्या रही कम।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल 2616 उम्मीदवारों में सिर्फ 255 महिलाएं हैं, जो कुल प्रतिशत का 9.75% है। ये 2020 के मुकाबले 1.25% कम है, जबकि 370 महिलाएं मैदान में थी। आपको बता दें कि बसपा ने 26 और जनसुराज ने 25 सबसे अधिक महिला उम्मीदवार उतारे हैं। राजद ने 23, जदयू ने 13, भाजपा ने 12 और कांग्रेस ने 5 महिलाओं को टिकट दिया है। निर्दलीयों में 926 में से केवल 85 महिलाएं शामिल है और एडीआर के अनुसार कुल उम्मीदवारों में 431 राष्ट्रीय दलों से, 351 राज्य दलों से, 908 गैर मान्यता प्राप्त दलों से और 926 निर्दलीय हैं। बासघाट में बनेगी 12 फीट की आदिशक्ति की प्रतिमा। पटना के बासघाट पर राज्य का पहला आधुनिक शमशान घाट 89.40 करोड़ रुपए की लागत से पटना स्मार्ट सिटी और बुडको द्वारा बनाया जा रहा है। यह शमशान घाट अंतिम संस्कार के साथ कला और शांति का केंद्र होगा। परिसर में 2 तालाब बनाए गए हैं, एक अस्थि विसर्जन और दूसरा स्नान के लिए। 2 तालाबों के बीच 12 फुट ऊंची आदिशक्ति की प्रतिमा स्थापित होगी, जिसे FRP मॉडल में तैयार किया जा रहा है। परिसर में 40 फुट ऊंचे मोक्ष द्वार और बैकुंठ द्वार होंगे। दीवारों पर जन्म से मृत्यु तक की जीवन यात्रा दर्शाती पेंटिंगें बनाई जा रही हैं। कैसे जाने कहां हुआ है आपके पैन का इस्तेमाल। आज के डिजिटल युग में पैन कार्ड पहचान और वित्तीय लेन देन का अहम दस्तावेज बन गया है। इसका गलत इस्तेमाल रोकने के लिए समय समय पर इसकी हिस्ट्री को जांचना जरूरी है। आप सिविल, एक्सपेरियन या फिर इक्विफैक्स जैसे क्रेडिट ब्यूरो वेबसाइट्स पर जाकर अपने पैन से जुड़े सभी लोन और क्रेडिट कार्ड की जानकारियों को देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में आपके नाम पर लिए गए सभी वित्तीय खातों का विवरण होता है। अगर कोई संदिग्ध लोन या कार्ड दिखे तो तुरंत संबंधित बैंक से संपर्क करें, पुलिस या साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज कराएं और इनकम टैक्स विभाग को सूचित करें। बिहार के सीमावर्ती इलाकों में एसएसबी ने पकड़ी नेपाली शराब। 45वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विशेष जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान विभिन्न सीमा चौकियों द्वारा मवेशी एवं नेपाली शराब की तस्करी पर कार्रवाई की गई। राजपुरा चौकी ने नेपाल से आए 2 संदिग्धों से 5 बैल बरामद कर थाना डगमारा को सुपुर्द किया। वहीं नरपत पट्टी चौकी ने 1200 बोतल नेपाली शराब पकड़ी। तस्कर मौके से फरार हो गए। कार्रवाई में एसएसबी और बिहार पुलिस के अधिकारी एवं जवान शामिल थे। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार के ग्रामीण इलाकों में ठंड ने पूरी तरह दस्तक दे दी और पहाड़ी राज्यों में जारी बर्फबारी का असर अब बिहार में भी दिखने लगा है, जिससे न्यूनतम तापमान घटकर लगभग 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। राज्य के विभिन्न हिस्सों, खासकर सीमांचल क्षेत्र में तापमान में तेज गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके कारण लोगों को ठंड का अधिक असर महसूस हो रहा है और जनजीवन प्रभावित हो रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों और प्रशासन ने लोगों को ठंड से बचाव के लिए सावधानी बरतने और आवश्यक एहतियात अपनाने की सलाह दी है। दिवाली के बाद सोने चांदी के दाम में थमी तेजी। धनतेरस और दीपावली के बाद पटना के सोना चांदी बाजार में तेजी थम गई है और अब स्थिरता या हल्की गिरावट देखी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि शादी के सीजन की शुरुआत के साथ ही कीमतों में फिर उछाल आ सकता है। बीते दिन 9 नवंबर की अगर बात करें तो 24 कैरेट सोना 1,21,500 रुपए प्रति 10 ग्राम, जो कि जीएसटी सहित है, 1,25,145 रुपए और 22 कैरेट सोना 1,12,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। और इसके साथ ही चांदी 1,53,000 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। पुराने 22 कैरेट आभूषणों का एक्सचेंज रेट 1,09,500 रुपए और चांदी का 147 रुपए प्रति ग्राम चल रहा है। तेज प्रताप ने Y+ सुरक्षा मिलने के बाद दिया बयान। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने बीते दिन यह दावा किया कि उनकी जान को खतरा है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ाकर Y कैटेगरी की कर दी है। अब सीआरपीएफ के 11 कमांडो उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे और तेज प्रताप ने कहा कि मेरी हत्या भी करवाई जा सकती है, कई लोग लगे हुए हैं। उन्होंने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। पहले भी जून में उन्होंने जान का खतरा जताया था और पारिवारिक विवाद के बाद वे नई पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। जाने नकली दवाओं की कैसे करें पहचान। दवाएं बीमारियों से बचाव और इलाज में महत्वपूर्ण साबित होती हैं, लेकिन आजकल कुछ दुकानदार मुनाफे के लिए नकली दवाएं भी बेच रहे हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दवा खरीदते समय उसकी पैकेजिंग, सील और QR कोड अवश्य जांचें, क्योंकि असली दवाओं की पैकेजिंग साफ सुथरी और जानकारी पूर्ण होती है। दवा खरीदने के बाद उसे डॉक्टर को दिखाकर उसकी सत्यता की पुष्टि करें। हमेशा लाइसेंस प्राप्त और विश्वसनीय मेडिकल स्टोर से ही दवाएं लें।
यदि किसी दुकान पर नकली दवाओं की बिक्री होती दिखे तो उसके खिलाफ साक्ष्य इकट्ठा कर तुरंत रिपोर्ट करें। सुपौल में गरजे सीएम योगी, एनडीए की जीत का किया दावा। सुपौल में रैली कर एनडीए की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि 14 नवंबर को जब ईवीएम खुलेगी तब पूरे बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। योगी ने बिहार को भारत की स्वर्णिम धरा बताते हुए महावीर, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर जैसे महान व्यक्तित्व का स्मरण किया। उन्होंने कांग्रेस और राजद पर बिहार को जंगल राज में धकेलने का आरोप लगाया और कहा कि इनके शासन में अराजकता, जातिवाद और गुंडागर्दी से बिहार पिछड़ गया तथा युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। द फैमिली मैन देखकर चौंकी मनोज बाजपेयी की बेटी। बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी ने बताया कि उनकी बेटी अवा नायला ने द फैमिली मैन देखने के बाद उन्हें सीरीज में पहचाना ही नहीं। जब मनोज ने उससे राय पूछी तो उसने सिर्फ कहा कि अच्छा है। मजेदार बात तो ये रही कि अगले दिन जब उनकी बेटी ने मनोज के को एक्टर शरीफ हाशमी जेके को घर के बाहर देखा तो वो उत्साहित होकर चिल्लाने लगी कि पापा जेके आ गया है। मनोज ने ये किस्सा साझा करते हुए कहा कि बच्चे कितने मासूम और ईमानदार होते हैं। द फैमिली मैन का तीसरा सीजन जल्द अमेजॉन प्राइम पर रिलीज होगा। धोनी का फैन को ऑटोग्राफ देते हुए वीडियो हुआ वायरल। एमएस धोनी भले ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हों, लेकिन उनकी लोकप्रियता अब भी बरकरार है। हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक फैन उनसे मोटरसाइकिल और हाथ पर ऑटोग्राफ मांगता है। धोनी ने मुस्कुराते हुए फैन से पूछा कि साइन किस दिशा में चाहिए, जिससे उनका विनम्र स्वभाव झलकता है। वीडियो को 24 घंटे में 2 लाख से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं। वहीं सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन ने पुष्टि की है कि धोनी आईपीएल 2026 में भी खेलेंगे। अगर ऐसा होता है तो यह सीएसके के साथ उनका 17वां और कुल 19वां आईपीएल सीजन होगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज की तारीख में 2001 में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था। 1920 में सदानंद बकरे का जन्म हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध शिल्पकार, चित्रकार व मूर्तिकार थे। 1954 में जॉय गोस्वामी का जन्म हुआ था। ये बंगाली भाषा के विख्यात भारतीय कवि हैं। 1963 में रोहिणी खादिलकर का जन्म हुआ था। ये एशियाई शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। 1871 में सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध सांसद, शिक्षाविद, अधिवक्ता तथा पत्रकार थे। 2020 में सत्यजीत घोष का निधन हुआ था। ये भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी थे। 1908 में कन्हैयालाल दत्त का निधन हुआ था। ये भारत की आजादी के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों में से एक थे। फोन की सुरक्षा के लिए यह सावधानी बरतना है बेहद जरूरी। फोन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन अक्सर इसकी हैंडलिंग में लापरवाही हो जाती है। किचन में खाना बनाते समय फोन रखना खतरनाक है क्योंकि अधिक तापमान बैटरी को नुकसान पहुंचा सकता है। आईफोन जैसी कंपनियों ने 35 डिग्री से अधिक तापमान में फोन यूज न करने की चेतावनी दी है। तो वहीं फोन को पिछली जेब में रखना भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि चोरी या नुकसान का खतरा रहता है। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के पब्लिक चार्जिंग स्पॉट का उपयोग करते समय वोल्टेज और पोर्ट डैमेज का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही सही हैंडलिंग से फोन की उम्र भी बढ़ती है। लालू यादव ने नीतीश संघ गठबंधन से किया इनकार। बिहार चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है और एनडीए ने यह साफ किया है कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, जबकि महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार घोषित किया है। बीते दिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव तेजस्वी की जीत को लेकर आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आए और ये कहें कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी जो बेरोजगारी को दूर करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब वे नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे। हालांकि जनवरी में लालू ने कहा था कि अगर नीतीश साथ आए तो उन्हें माफ कर लिया जाएगा, लेकिन अब रुख बदल गया है। प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। इस सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, किस राजवंश के शासनकाल में बौद्ध धर्म चीन में आया था? ए झोउ राजवंश, बी तांग राजवंश, सी हान राजवंश या फिर डी सुई राजवंश? इसका सही जवाब है सी हान राजवंश। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार सरकार द्वारा किस झील को मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व और इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है? ए अनुपम झील, बी खड़गपुर झील, सी पुकोड़े झील या फिर डी कमर झील? इसका सही जवाब है डी कमर झील। हमारा तीसरा सवाल है, इनमें से कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? ए बिहार, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक या फिर डी केरल?
इसका सही जवाब है ए बिहार। हमारा चौथा सवाल है, बापू के कदमों में इसके लेखक कौन थे? ए कर्पूरी ठाकुर, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डी नागार्जुन। इसका सही जवाब है सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा पांचवा सवाल है, गुप्त काल में किस प्रकार की भूमि को अपराहट कहा जाता था? ए सिंचित भूमि, बी बिना खेती वाला जंगल और जंगली भूमि, सी जुती हुई भूमि या फिर डी सघन वन भूमि और क्षेत्र। इसका सही जवाब है बी बिना खेती वाले जंगल और जंगली भूमि। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है बिंदा शर्मा, विकास तिवारी, राम बाबू दास, जैनेन्द्र गोपाल, सर्वेश राज, कृष्णा प्रसाद, ललन कुमार, राजकिशोर महतो, कुदरत अंसारी, सुरेंद्र कुमार, राजू कुमार, आलोक प्रियदर्शी, रूपचंद्र कुमार, मुन्ना प्रसाद, राजेश सहनी, लक्ष्मी मेहता, मनोज कुमार, दयानंद सिंह, पूजा कुमारी, रवि मोहन वर्मा, जयराम, राजीव कुमार, नौशाद रजा, राकेश मिश्रा, नंदन कुमार, राजकुमार यादव, संजीव कुमार, विकास दास, जितेंद्र यादव, चंदन कुमार, शिल्पी कुमारी, सुरेश कुमार, रंजिता कुमारी और धीरेन्द्र कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है मोबाइल और सोशल मीडिया ने परिवारों को करीब लाया है या फिर दूर किया है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।